पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप, और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आज के खबरों में बहुत कुछ बड़े नए अपडेट्स जातिगत जनगणना को लेकर। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पीएमसीएच वाले मुद्दे पर क्या कुछ अपडेट आया है। उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में जाने की चर्चा है। मांझी तेज प्रताप, पीके अशोक और चिराग पासवान का लेटर, इन तमाम मुद्दों पर आज बारीकी से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो चल दिया है। क्या कहेंगे जातिगत जनगणना वाले मामले में? बिल्कुल। और अब ये सिर्फ बीजेपी नहीं कही है सागर जी, इसको कहिए कि सरकार, केंद्र की सरकार ने, और केंद्र की सरकार में एनडीए की सरकार है और उसमें कई दल शामिल हैं, तो सिर्फ बीजेपी के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। लेकिन ठीक है, बीजेपी एक बड़ा हिस्सा है तो इसलिए सबसे पहले उसका नाम लिया जा सकता है। तो जो खबर है वह ये है कि 4 राज्यों में अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना मतलब होगी, कराई जाएगी, ये खबर है। पहले फेज में हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, अब बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी। तो ये मूल खबर है कुल मिलाकर अगर कहे तो। और डिटेल जो वीडियो है सागर जी ने किया भी है, न्यूज़ हाट पर उपलब्ध है। और बात चाहते हैं आपकी विस्तृत जानकारी चाहिए आपको, तो उससे आप हासिल कर सकते हैं। अब सियासत पर हम लोग आते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है वो राजनीति पर ज़्यादा केंद्रित खबरें इसमें रहती है। भीतर खाने की खबरें, भीतर अंदर खाने में क्या कुछ चल रही हैं चीज़ें। तो अब सियासत में आते हैं कि देखिए, ऐसे कई चीज़ें हैं। अब जैसे सबसे पहले तो बिहार को साथ लेने की कोशिश है इसके माध्यम से। भले ही जातिगत जनगणना बिहार में नहीं हो रही है, लेकिन साथ है तो जाएगा सर। हाँ, बिहार में भी होगा अगले फेज में, दूसरे फेज में। जो फेज आपको बता रहे हैं हम कि 1 मार्च 2027 से। तो अब तारीख जो है वो मायने रखता है। हाँ, तो तारीख मायने इस थी में, सेंस में है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कब कीजिएगा जातिगत जनगणना, फ्रेम बताइए। लीजिए, बता दी। हाँ, फ्रेम भी बता दिए। और देख लीजिए कि संयोग ऐसा है, और ऐसे समय में ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से हुआ कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है वो तो बीत जाएगा। हम बिहार के लिहाज से बात कर रहे हैं अभी, तो बिहार तो बीत गया। और साथ ही सरकार ने, या भाजपा ने कह ले, या एनडीए ने कह ले, कि साध लिया, जिसको मुद्दा बना रहे थे कौन, तो राहुल गांधी की तरफ से, और साथ ही तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश थी। तो ये तो भाई झपट लिया आप लोगों से, छीन लिया, कहानी खत्म। अब तारीख का भी ऐलान हो गया है, लेकिन इस तारीख का वास्ता है यूपी से, इसका वास्ता है। और यूपी से ये वास्ता है कि आपको फिर वहाँ का चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। हाँ, तो उस पर इसका असर हो सकता है, उस पर लाभ भाजपा ले सकती है। इसीलिए सागर जी कह रहे थे शुरुआत में कि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक, इसीलिए भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। और देखिए, एक है जैसे कि अगले साल भी 25 में अगर बिहार में है, तो ऐसे ही 26 में भी कई राज्यों में चुनाव है। जैसे आपको असम में है, फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो वहाँ पर जैसे बिहार में तो भरोसा दिया जाता है ना, भरोसा कि भाई हम करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तारीख भी दे दी है अब। तो ये इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल में भी चीज़ों को खेला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ये जरूर चाहेगी कि जो हिंदू वोटर हैं वो एकजुट रहें। तो इसलिए इसका इफेक्ट मिल सकता है। हाँ, तो इफेक्ट देखने को, एकजुट रखने के लिए लगता है कि इसीलिए तारीख को थोड़ा आगे लेके चला गया कि 27 से कराएंगे हम, ताकि हिंदू वोट में जाति के नाम जगह हिंदू को आप कैसे बांट सकते हैं, बस एक ही है, बस जाति के नाम पर। नहीं तो फिर हिंदू को बांटना मुश्किल है।
एक ऐसा पहलू है हिंदुओं में कि आप इसको जब चाहें तब इसको तिनके की तरह आप बिखरा सकते हैं जाति के नाम पे, और लोग बिखरते भी रहे हैं। बहुत प्रमाण है, बहुत है, दर्शक भी जानते ही होंगे। तो बहुत सोच समझ कर लगता है तारीख का ऐलान किया गया है, नहीं? मोदी की टीम और बिल्कुल, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से लेकर एनडीए की पूरी टीम ने मंथन किया होगा। हाँ, मंथन करके ही इसको ऐलान किया गया है, और सियासत पर इसका डायरेक्ट असर तो है ही। और सर मतलब आप समझिए कि जब देश में पहलगाम वाला पूरा हमला हुआ था, देश गमगीन था, उस समय इसकी घोषणा हुई और डेट का ऐलान, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली जो सबसे पहली कैबिनेट है उसमें डेट का ऐलान हो गया। हाँ, क्या सियासी मामला? इसके थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन मामला बहुत ये अहम है जातीय जनगणना। उस समय में जिस तरीके से उबाल था, तो अपने देश की जनता को भी एक कह सकते हैं कि हो सकता है माइंडसेट हो केंद्र सरकार की कि ज़रा इधर थोड़ा सा इंगेज कर दें। ठीक है, हम उलझाने की बात नहीं कर रहे हैं, उलझाना तो नेगेटिव शब्द होता है, थोड़ा इंगेज करें, इसको सकारात्मक ले लीजिए। इंगेज करते हैं। और सर विदेश नीति के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा मतलब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पाकिस्तान को या दूसरे लोगों को भी ये लगे कि अभी तो ये लोग अपने देश की चीज़ों पर लगे हुए हैं, हम पर क्या हमला करेंगे। हाँ, तो मतलब देश के लोगों को थोड़ा इंगेज कर देना और पाकिस्तान को थोड़ा उलझा देना। ठीक है, पाकिस्तान उलझने का देखे ना क्या नतीजा निकला। हाँ, कि मतलब ऐसा दर्द है ना, ऐसे जगह पे जख्म भारत ने दिए हैं पाकिस्तान को कि ठीक से कह नहीं पा रहा है कि कहाँ कहाँ नहीं सकते हैं। कपड़ा अंदर में कपड़ा पहने हुए हैं, और जख्म जो है, चोट अगर मान लीजिए कुछ ऐसी जगह लग जाए जिसको कभी कभी दिखाना मुश्किल होता है कि कहाँ चोट लगी है, तो वही पाकिस्तान का वही हाल हुआ था। तो इन्हीं सब चीज़ों से ना उस समय में सरकार उलझाई थी पाकिस्तान को। मतलब फायदा मिलेगा ओवरऑल सर जनगणना से, जातिगत जनगणना से बिहार चुनाव में आप क्या देखते हैं, तो फायदा मिलेगा? मुद्दा जो बनता वो मुद्दा फिसल गया विपक्ष से, मतलब इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से। इसको भुना पाएगी भाजपा या एनडीए अपने चुनाव में? तो कहेगी ना कि हमने ऐलान किया, हमने तारीख का भी ऐलान कर दिया है, जनगणना होगी, आंकड़े निकलेंगे, उस पर हम काम करेंगे, जो वंचित रह गए हैं उन तक हम उन योजनाओं को पहुंचाएंगे, उनको लाभ दिलाएंगे, जो पीछे छूट गए हैं उनको मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। ये भाजपा के नेता कहेंगे। बिहार में नहीं हो रही है अभी फिलहाल, इस चुनाव तक तो नहीं होगी, लेकिन उसका फायदा जरूर मिल सकता है। हाँ, आगे मिलेगा, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, है लाभ तो मिलेगा ही। आगे बढ़ते लाभ नहीं मिलता तो राहुल गांधी ऐसे ही चिल्ला रहे थे, तेजस्वी यादव ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, लालू जी ऐसे ही थोड़ी ना कर रहे थे कि भाई इसको करवाइए जनगणना, तो हो रही है जनगणना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब सर एक बार फिर से बिहार में पीएमसीएच वाला मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस और जनसुराज एक साथ मिलकर राजभवन चले जाते हैं। तो कब तक ठंडाएगा? और अब तो एक डॉक्टर को आरएसएस का बता दिया गया है सर। हाँ, ये तो सियासी बात हो गई। देखिए, इसके पीएमसीएच में को लेकर के एक तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह, और इधर से मनोज भारती जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का तो सर रियल मान के चलिए कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। आज अगर पटल पर ये मुद्दा दिख रहा है तो वो कांग्रेस की देन है, लेकिन अब पीछे से लोग जो है वो इस मुद्दे को हाईजैक करने में लगे। तो भाई ट्रेन खुलती है, बस खुलती है, तो कुछ आदमी पहले बैठ जाते हैं, सीट अपना छेक लिए, छेकना समझते ही होंगे अब नए दर्शक अपने, तो कुछ लोग पहले ट्रेन छेक लेते हैं। तो उसमें कांग्रेस जल्दी से अपना उस मामले में कूद गई थी, और वाकई में संघर्षपूर्ण रहा है। और राजेश राम का बाद में प्रशांत किशोर की पार्टी को समझ में आया होगा, अरे हम तो चूक गए तो साइकिलें है, या मान लीजिए कोई 4 चक्का गाड़ी है, ट्रेनें है, नहीं होता लटक जाना, तो अपना लटक गए उस पर, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है लटक गई। लेकिन ठीक है, आज विरोध प्रदर्शन भी कोई है? हाँ, जनसुराज की तरफ से शाम में है, आज ही प्रदर्शन है विरोध में। तो आप ये समझिए कि जो भी हो, प्रशांत किशोर की पार्टी लटक तो गई इस मामले में, बादे में धर ली, लेकिन बड़ा ये अत्याचार वाली बात थी, बहुत अत्याचार वाली बात थी, जघन्य अपराध। आरोपी अब तक जो हैं
सीन से गायब है। तो क्या कहा जाए इसमें, इतना जघन्य अपराध की कार्रवाई की बात अब तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे। देखिए पीएमसीएच के मामले में कार्रवाई तो हुई और कार्रवाई हुई, लेकिन हमने कल सवाल उठाया था इसी कार्यक्रम में कि छोटी मछली पे कार्रवाई हुई, बड़ी मछली पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। या मतलब स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल था और सरकार नीतीश कुमार पर भी सवाल था, विभाग पर सवाल, जो आईएएस ठाकुर है उन पर भी हमारा सवाल। हाँ, तो हम लोग तो पहले इस मुद्दे को उठाए हैं। यादव सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गिना रहे हैं कि आईएएस ठाकुर संविदा पर आए हैं, आईएएस ठाकुर पहले रिटायर्ड हो गए हैं। तो ये तो न्यूज़ हाट पहले दिन से बता रहा है आपको। नेता प्रतिपक्ष की नींद बाद में खुली सर? हाँ, बाद में खुली, ठीक है। अच्छा, हम लोग का काम भी क्या है? हम लोग जो है एकदम टावर लाइट हैं। टावर लाइट है, टावर लाइट का काम क्या होता है? टावर पर जलते रहना और जो समाज सो रहा है, जो ये है, उसको जगा देना। तो हम लोग जगा दिए, विपक्ष को भी जगा दिया, सबको जगाएंगे। हमारा काम ही है जगाना, जो बात है वो पहुंचा देना है। बात हम लोग पहुंचा दे रहे हैं, आप लोग ये कीजिए। तो तेजस्वी यादव जगे और वही सवाल जो हम लोग उठा रहे थे, न्यूज़ हाट जो उठा रहा था कि छोटी मछली पे कार्रवाई हुई है, बड़ी मछली पे कार्रवाई क्यों नहीं। तब बात सामने आई कि भाई पीएमसीएच के जो निदेशक हैं, अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट जो है अधीक्षक आईएएस ठाकुर, उनका जो है बचाने का खेल चल रहा है। ये तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है और ये सवाल है, सरकार को इसका जवाब देना होगा कि आखिर आईएएस ठाकुर, डॉक्टर आईएएस ठाकुर पर इतनी मेहरबानी क्यों। लेकिन एक आपत्ति है किन पर, तो तेजस्वी यादव पर, जो क्योंकि वह कह रहे हैं डॉक्टर अभिजीत पर तो कार्रवाई हुई है नहीं, आरएसएस के हैं लोग। इस पर एक सवाल है कि आरएसएस का होना क्या गुनाह है? ये तेजस्वी यादव से सवाल है। क्या आरएसएस कोई बैंड संस्था है बिहार में या देश में? हाँ, तो ये इसके मायने हमको नहीं समझ में आ रहे हैं कि वो ये क्यों कह रहे हैं। हाँ, गड़बड़ी हुई, उनकी कमियां थी, उन पर एक्शन हुआ, उन पर कार्रवाई की गई, उन्हें बर्खास्त किया गया, ये सब कुछ सही है। लेकिन आपकी आरएसएस का है, आरएसएस का होने का क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कार्रवाई जहां गड़बड़ी है उस पर हम भी सवाल उठा रहे हैं और आप भी उठा रहे हैं सवाल को, और जो दोषी है वहां तक रखिए, इसको मोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, रंग जो देने का प्रयास, रंग नहीं, जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए। एक तरह से आप कहिए तो लगे हैं, कुछ लोग बचे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो बातें कही सर्वदलीय कमेटी की या जुडिशरी कमेटी की, उसकी भी बातें उठाई हैं, वो भी सही चीज है, सही, सब कुछ सही है। लेकिन फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हर बात में आरएसएस, हर बात में ये और अगर है डॉक्टर अभिजीत, अगर है, मैं नहीं जानता कि डॉक्टर अभिजीत की पृष्ठभूमि क्या है नहीं है, क्या है, लेकिन अगर हैं तो इसमें कहाँ गुनाह है, क्या गुनाह है, जरा इसको भी समझाना चाहिए उनको। नहीं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होंगे जो आरजेडी के होंगे, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं आरजेडी, हाँ, नहीं, डॉक्टर ऐसे हैं जो टीचर को की बात अभी हम छोड़ देते हैं, हम डॉक्टर की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे, शिक्षक होंगे, डॉक्टर होंगे जो जदयू के होंगे, नीतीश के कायल होंगे, ठीक है। बहुत ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो लेफ्ट पार्टी के समर्थक होंगे। तो क्या लेफ्ट पार्टी का अगर कोई समर्थक है डॉक्टर, तो वो गुनाह है? गुनाह है तो फिर आरएसएस का होना गुनाह कैसे हो गया? विचारधारा है, सबकी अपनी विचारधारा है। और फिर हम कह रहे हैं डॉक्टर अभिजीत क्या है, मैं नहीं जानता, उनकी क्या विचारधारा है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर है तो कहीं से गुनाह नहीं है। और इस तथ्य को भी हम आपके समक्ष बहुत जल्द रखने का प्रयास करेंगे। सर, आगे बढ़ते हैं। कल जहां एक तरफ पीएमसीएच की घटना पर खूब राजनीति हुई, खूब बयान निकलकर सामने आया, वहीं एक खबर और तैर रही है सर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। हालांकि कल हमने ये खबरें बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें मिलेंगी, ऐसी खबरें आ रही है, और उन्हीं के जो करीबी लोग हैं वो अंदर खाने से बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि सर, एक चर्चा है कि महागठबंधन के तरफ जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा,
इस बात की चर्चा या कराई जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाने के लिए, या फिर वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल हो गया नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए इस तरह की चर्चा इसलिए है कि कहा यही जा रहा है कि चूक हो गई, किससे? भूल हो नहीं याद रहा। पीएम मोदी से जब विक्रमगंज में सभा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे मंच पर, लेकिन पीएम ने नाम नहीं लिया उनका। और दूसरा पहलू इसका यह है कि नीतीश कुमार जो अभी लगातार आयोग का गठन हो रहा है, तमाम तरह के आयोग, उच्च जाति आयोग मतलब सवर्ण आयोग का गठन हुआ, फिर अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है, जनजाति आयोग का गठन हुआ है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें उपेंद्र कुशवाहा छूट गए, मतलब उनके लोग छूट गए। उपेंद्र कुशवाहा कैसे छूटेंगे? नहीं, उनके लोग छूट गए। तो इन सब चीज़ों से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और उनकी जो थोड़ी तलखी भी देखी गई है, शब्द भी कुछ उस तरह के आए उपेंद्र कुशवाहा के कि सबका तारतम्य एक दूसरे से मिलता चला जा रहा है। तो इसीलिए करा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कहीं उधर तो नहीं जा रहे हैं, तो चर्चा मतलब महागठबंधन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। जा सकते हैं, राजनेता हैं और जहां उनको मौका लगेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, ज़्यादा सीट मिलेगा। हाँ, तो अपनी बेहतरी के लिए उनकी पार्टी बहुत बेहतर करे, वो कुछ भी हो सकता है। महागठबंधन में तो पहले ही इतना बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस को उतना सीट नहीं मिल पा रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए में बवाल नहीं है? चिराग पासवान का देख ही रहे हैं, यहाँ बवाल सब जगह है, कोई स्थिर नहीं है, सब में बेचैनी है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में एक चीज़ और कह देते हैं कि मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ा कह सकते हैं सवाल है, और लोकसभा में भी था कि ठीक है इनको जिता तो दें, ये कितने दिन रहेंगे एनडीए में, ये सवाल उनके लिए परेशानी का सबब है और उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। एक विश्वसनीयता का संकट जो है उनके लिए है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर होते हैं तो बड़ा उनके लिए प्रश्न चिन्ह जो है, जिस प्रश्न चिन्ह का साइज अगर ये है तो ये हो जाएगा, इतना बड़ा साइज हो जाएगा, तब उनको कठिनाई हो सकती है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, सागर जी ने एक बात कही है अभी कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो हो सकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है, और राजनेता या उनके लोग या विपक्ष भी यह कर सकता है, इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं इस तरह, हाँ, ये करने के लिए कि देखिए एनडीए बिखर रहा है, एनडीए के लोग अगर किसी चीज़ को ये करते हैं तो देखिए महागठबंधन बिखर गया, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसी चूक करेंगे, क्योंकि विश्वसनीयता का संकट उन पर है और आगे और परेशान उनको कर सकता है। ये मैंने उनके प्रवक्ता का बयान सुना है, उनके प्रवक्ता हैं राहुल जी, वो बयान दे रहे थे, तो मैंने वो बयान सुना है। उसमें वो कह रहे हैं, जहाँ तक वो काराकाट वाली बात है, जो विक्रमगंज सभा में प्रधानमंत्री नाम नहीं लिए, तो वो कहे कि देखिए ये सरकारी कार्यक्रम था और जो सरकारी लोग मतलब थे, एक तरह से मंत्री जो थे उनके नाम लिए गए हैं, जो केंद्र के मंत्री थे उन सभी के नाम लिए गए हैं। और बिहार में जो इस प्रकार की चर्चा है तो उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये चर्चा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, ये चर्चा मीडिया की उपज है, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। चलिए, तो आप तो बात रख ही दिए कि क्या असलियत है। उनके जो प्रवक्ता हैं उनका ये बयान। आगे बढ़ते हैं सर। कुशवाहा के बाद अब मांझी जी बड़ा एक्शन में पिछले दिनों से आप देख रहे हैं सर, और अब तेज प्रताप पर फिर से उन्होंने एक बयान दे दिया है। क्या कहा है सर? इस बार देख रहे, जानते हैं, इस बार तो मांझी जी एकदम सीधे कह रहे हैं कि एकदम चीटर हैं लालू जी, चीट कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं चीट कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का जो मामला कोर्ट में है और बहुत जल्द इस पर फैसला आने वाला है। और उन्होंने कहा है, मांझी जी ने, कि मुझे ऐसा लगता है
कि ये ऐश्वर्या के फेवर में फैसला आएगा, और ऐश्वर्या के फेवर में फैसला आएगा तो जो संपत्ति का जो मसला फिर वहाँ पर आएगा, तो इसलिए लालू प्रसाद ने ये सारी व्यूह रचना रची है। और ये सब जो है, इस सब के पीछे खुद लालू प्रसाद हैं, और ये दिखा दिया जाए कि ये परिवार से अलग है, इसके पास तेज प्रताप के पास कोई संपत्ति ही नहीं है। तो ये सब बड़ा खेल जो है, बड़ी चीटिंग करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से मतलब लालू को उन्होंने एकदम ये ठहरा दिया है कि सब नाटक और नौटंकी है। ठीक वही बात जो कुछ दिनों पहले तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय कही थी, वही बात यह कह रहे हैं कौन, तो जीतन राम मांझी। और सर लगातार जीतन राम मांझी मतलब एकदम एनडीए के फेवर वाली बातें लगातार कर रहे हैं, पूरा कटाक्ष कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है? हाँ, लगातार जो है वो हो चाहे दीपा मांझी हो चाहे संतोष मांझी हो, पूरा परिवार मतलब एकदम डायरेक्ट टूट पड़ा। हाँ देखिए, अब ये जो कर रहे हैं तो वो जब किसी के यहाँ समस्या आती है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं तो मज़ा तो लेते ही हैं ना, आपको सांत्वना भी देंगे और आनंद भी लेंगे। तो आरजेडी के आस पड़ोस का क्या हुआ, जो अन्य पार्टियां हैं, तो वही मज़ा है, कभी थोड़ा चुटकी ले लेना, थोड़ा सा जो है तीखी बात कह देना, थोड़ा उकसा देना। अब इसी बयान में मांझी जी का क्या है, तेज प्रताप को उकसा रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, लालू जी को गलत भी साबित कर रहे हैं, उन पर आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं अब तो कोर्ट से आएगा फैसला तब। कहीं जीतन राम मांझी एनडीए को तो मैसेज नहीं दे रहे हैं कि हम आप ही के साथ हैं, सीटवा में हमारा ध्यान रखिएगा थोड़ा? हाँ, हो सकता है लालू परिवार का विरोध करके, लालू परिवार को उलझा करके, इस तरह का बयान दे करके, मतलब वफादारी आप कह रहे हैं, हाँ, वफादारी साबित करना। वैसे हैं मांझी जी वफादार हैं, मोदी के एकदम देख रहे हैं सिपाही बने रहते हैं। अब सवाल तो है कि सर चिराग पासवान ज़्यादा बड़े अनुमान है कि जीतन राम मांझी? चलिए इससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी की लड़ाई अब एकदम नूरा कुश्ती वाली हो गई है। हाँ, अब तो हो गई है, फिर से प्रशांत किशोर ने चिढ़ा दिया है अशोक चौधरी को। एक बार चिढ़ाए, केस हो गया, लेकिन दिल इनका मान नहीं रहा है, लग रहा है दोनों अब भिड़ेंगे। क्योंकि देखिए अशोक चौधरी ने कल क्या कहा था, जब केस हुआ था, हमने खबर आपको बता भी दी थी, अशोक चौधरी ने कहा था कि हम पढ़े लिखे सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि हम एमपी और एमएलए बने, हम पढ़े लिखे इसलिए हैं कि जुल्म के खिलाफ, जो गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और मसला यही था कि अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, कद्दावर मंत्री में, नेता में इनकी गिनती होती है जदयू के। इनकी बिटिया, मतलब उनकी बेटी है शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद बनी है, उसको लेकर टिप्पणी की थी प्रशांत किशोर ने, और कहा था कि अशोक चौधरी ने चिराग पासवान से मोटी रकम देकर जो टिकट खरीदे, ठीक है। तो इसी पर बौखला गए थे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए हम लीगल नोटिस भी भेजे, जवाब नहीं, उन्होंने जवाब जो दिए वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए हमने कोर्ट में केस कर दिया और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो प्रशांत किशोर का कल भी जवाब आया था। आज जो है सो लग रहा है कि या तो चिढ़ा रहे हैं या बहुत तीखा हो गया है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि अशोक चौधरी ने किस तरीके से अपनी बेटी के लिए, शांभवी चौधरी के लिए पैसा देकर चिराग पासवान से टिकट खरीदा। सो हम अकेले कह रहे हैं, पूरे चौक चौराहे पे चर्चा होती है इस बात की। तो मतलब फिर से चिढ़ा रहे हैं आप, केस हो गया, मुकदमा हो गया, आपको लीगल नोटिस दे दिया अशोक चौधरी, इसके बाद भी आप यह बात कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं आप प्रशांत किशोर कि वो हमको क्या समझे हैं, हम डर जाएंगे, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, लड़ेंगे। और बहुत तरह की बात कह रहे हैं कि देखिए हम डरते हैं, एक मुखिया जीतता है तो 4 गनमैन लेकर चलता है, हम 3 साल से ऐसे ही खाक छान रहे हैं, इस आरी से उस आरी, इस कोना से उस कोना बिहार में, हमारे पास कौन गनमैन रहता है, तो हम डरते उड़ते नहीं हैं, मतलब ललकारे हैं अशोक चौधरी को। तो दोनों की लड़ाई अब एकदम चरम पर है, एकदम चरम पर, अभी चरम बाकी है, सुप्रीम कोर्ट दोनों पहुंचेंगे तब ना, लेकिन भीषण कहिए कि एकदम दोनों तरफ से हो रहा है। सर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेटर लिखा है पीएमसीएच वाले मुद्दे पर, देर से नींद टूटी?
देर से तो वाकई में कह सकते हैं कि देर से नींद टूटी, क्योंकि कांग्रेस इस मामले में आगे है, हम लोग कह ही दिए हैं, फिर उसको रिपीट करना ठीक नहीं है। और बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने इस मसले पर कहा है और एकदम डायरेक्ट जो सिस्टम है उस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है, इस तरह की स्थिति है, तो एकदम ये सिस्टम का फेल्योर माना जाना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को, और यह भी कि जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, उसको बकसना नहीं चाहिए। और जो गड़बड़ी हुई, जो लापरवाही हुई, उसके तरफ भी सरकार का, नीतीश कुमार का, उन्हें ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है पत्र के माध्यम से। और अब पीछे और आगे की बात अब छोड़ दिया जाए, क्योंकि ठीक है, कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, मुद्दा को उठाता है। अब ये है कि सवाल ये कि चिराग पासवान का दृष्टिकोण क्या है इस मसले पर। जो पीएमसीएच में मौत हो गई, उस बच्ची की समय पे जो है उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, और जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ उस बच्ची के साथ, इन सब सवालों पर उनका रुख क्या है। तो बहुत कड़ी टिप्पणी है चिराग पासवान की, बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा है, तो उससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि चिराग पासवान क्या सोचते हैं, किस तरह का बिहार बनाना चाह रहे हैं, या जो कहते हैं वो कि बिहार फर्स्ट, बिहार और बिहारी फर्स्ट नहीं, तो लगता है कुछ उसी तरफ उनका कदम कह सकते हैं। और इसको लेना भी चाहिए। अगर गलती हो, लापरवाही हो सिस्टम में, और जो मुखिया तक बात पहुंचे, तो मुझे लगता है कि मुखिया को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, पीएमसीएच वाला मुद्दे को लेकर लगातार बिहार की राजनीति हलचल में है। कांग्रेस हो, पूरा विपक्ष कह लीजिए उसको, वो घेरने का प्रयास कर रहे हो।